हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एट योर प्लस। तो हमारी डिस्कशन चल रही थी आपका चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। तो अब तक आपने पॉलिनोमियल्स के लिए काफी सारी चीजें समझ ली है, जैसे कि पॉलिनोमियल्स का क्लासिफिकेशन, उनके टाइप्स, उनके अलग अलग टर्म्स जो यूज होते हैं वो। उसके साथ साथ आपने लीनियर पॉलिनोमियल के लिए कैसे आपको जीरो फाइंड करना है वो भी सीख लिया है। पॉलिनोमियल्स का जीरो किसे कहा जाता है वो भी आपको पता है। और आगे के कुछ लेक्चर्स के अंदर हमने एक रिमाइंडर थ्योरम भी डिस्कस किया था। अब हम सीखने वाले हैं पॉलिनोमियल्स का कैसे तुम फैक्टराइजेशन कर सकते हो। अगले स्टैंडर्ड के अंदर 8th में 7th में तुमने फैक्टराइजेशन किया है, लेकिन वहां पर तुम आइडेंटिटीज यूज करते थे। यहां पर हम एक स्पेशल मेथड यूज करने वाले हैं जिसका नाम है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जो मेथड है वो भी तुम ऑलरेडी 8th स्टैंडर्ड के अंदर पढ़ चुके हो। फैक्टराइजेशन करना होता है, तुमने वहां पर कुछ इस टाइप की पॉलिनोमियल्स का फैक्टराइजेशन किया होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एल एम एक्स स्क्वायर प्लस एल एक्स प्लस एम टाइप की। तुम्हारे पास इस टाइप की पॉलिनोमियल कोई रही होगी और फिर तुमने इसका फैक्टराइजेशन किया होगा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग को यूज करके। वहां पर आपको क्या करना होता है? तो भाई वहां पर बेसिकली आपको करना होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस एम। ऐसे आप करते हो। बेसिकली हमने क्या किया? तो भाई हमने यहां पर जो हमारे पास बीच में जो टर्म था उसको हमने इस एल एक्स को हमने दो अलग अलग पार्ट में स्प्लिट कर दिया। एक पार्ट है वो ए एक्स, दूसरा पार्ट है वो बी एक्स। तो इस तरीके से तुमने 8th स्टैंडर्ड के अंदर मिडिल टर्म को स्प्लिट किया है। लेकिन वहां पर क्या था, जो एक्स स्क्वायर था उसका कोएफिशिएंट 1 था, तभी तुम इस तरीके से यूज कर पा रहे थे, देखकर आपको पता चल जा रहा था। लेकिन अगर एक्स स्क्वायर का भी कोई कोएफिशिएंट वहां पर रहता है, अगर तुम्हारे पास कोई ऐसी पॉलिनोमियल है जिसके पास एक्स स्क्वायर का भी कुछ कोएफिशिएंट है, तो वहां पर तुम्हें किस तरीके से फैक्टराइजेशन करना है वो तुम इस लेक्चर के अंदर सीखने वाले हो। पहले बेसिकली जो चीज है वो तुम यहां पर देख लो। हम पहले मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन लेके इन जनरल फॉर्मूला निकालेंगे, इन जनरल कॉन्सेप्ट क्या कहना चाहते हैं वो समझेंगे, और उसके बाद हम एक आध दो एग्जांपल लेकर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसको थोड़ा सा सॉलिड कर लेंगे। तो सबसे स्टार्टिंग से ही बात करते हैं कि भाई फैक्टर्स का मतलब क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हें फैक्टर निकालना कहता हूं किसी नंबर के लिए, तुम्हें पता है अगर तुम्हें कहा जाए कि 12 के फैक्टर्स निकालो, इस चैप्टर के अंदर हम नंबर को 12 को काफी यूज कर रहे हैं, तो तुम 12 के फैक्टर निकाल पाओगे कुछ इस तरीके से। 12 के फैक्टर रहते हैं 6 और 2। तो ये चीज आपको दिखाती क्या है? फैक्टर्स आपको दिखाते क्या है कि भाई किसी भी नंबर का जब तुम फैक्टर्स निकालते हो तो तुम गिवन नंबर को उन फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन करके लिख सकते हो। तो हमने बेसिकली जो गिवन नंबर था उसको अलग अलग दो नंबर के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में दिखाया, और इसी को फैक्टराइजेशन कहा जाता है। तो पहली ये एक प्रॉपर्टी कि जब तुम फैक्टर्स निकालते हो तो बेसिकली जो गिवन सिचुएशन जो गिवन पॉलिनोमियल होती है उसको हम दो अलग अलग चीजों में डिवाइड करते हैं, और गिवन पॉलिनोमियल को हम उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके दिखाते हैं। ऐसे दो चीज मल्टीप्लिकेशन में होगी। अगर ये देखो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं, अगर क्यूबिक होती तो वहां पर 3 टर्म्स आते हैं, ओके। और एक यहां पर जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो ये है, जो हम आगे भी डिस्कस कर चुके हैं, कि जब तुम किसी भी नंबर को उसके फैक्टर से डिवाइड करते हो, जैसे कि अगर मैंने 12 को डिवाइड किया होता 6 से, तो भाई डिवीजन होने के बाद मुझे रिमाइंडर 0 मिलता है। देखो ये भी काफी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है, अगले एक लेक्चर में डिस्कस हो गई होगी, लेकिन फिर से यहां पर इसलिए कह रहा हूं कि मुझे फैक्टर का तुम्हें मतलब अच्छे से बताना है। तो पहली चीज तो फैक्टर का यह मतलब होता है कि तुम गिवन नंबर को उनके मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख के दे सकते हो। और दूसरी बात यह होती है कि जब तुम गिवन नंबर को, यहां पे हम नंबर की बात कर रहे हैं, जब तुम गिवन नंबर को उसके फैक्टर से डिवाइड करते हो, देखो 6 से डिवाइड किया तो भी रिमाइंडर 0 आएगा, अगर तुमने 2 से डिवाइड किया होता तब भी रिमाइंडर मस्ट बी 0। तो ये दो प्रॉपर्टी थी फैक्टर्स के लिए।
नंबर के लिए। इसी तरीके से तुम लिख सकते हो किसी भी पोलिनोमियल के लिए फैक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरे पास कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मुझे दी गई है इस तरीके से, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, और अगर मुझे इसके फैक्टर्स निकालने हैं तो मुझे पूरी प्रोसेस करनी पड़ेगी ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी के। मान लो इसके दो फैक्टर्स हैं, पहला जो फैक्टर है वो है एक्स प्लस आर, एंड जो दूसरा फैक्टर है वो है एक्स प्लस पी। तो ये चीज आपको दिखाती क्या है? तो भाई ये चीज आपको ये दिखाती है कि तुम इस ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी को एक्स प्लस आर एंड एक्स प्लस पी के मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में लिख सकते हो। तो यहां पर क्या होगा, ये जो ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी होगा वो इक्वल टू होता है एक्स प्लस आर एंड एक्स। दूसरी जो प्रॉपर्टी तुम्हें पता चलती है वो ये है कि जब तुम इस पोलिनोमियल को अगर ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर इस पोलिनोमियल को तुम डिवाइड करते हो एक्स प्लस पी या फिर एक्स प्लस आर से, जो उसके फैक्टर्स हैं, जब तुम उनको डिवाइड करते हो तो लास्ट में रिमाइंडर 0 आता है। तो ये जिस तरीके से नंबर में जो चीज वहां पर दिख रही थी वही चीज यहां पर भी फॉलो हो रही है। अगर तुम्हारे पास फैक्टर्स है तो तुम गिवन पोलिनोमियल को इनके मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख सकते हो, एंड जब तुम गिवन पोलिनोमियल को डिवाइड करते हो किसी एक फैक्टर से तो जो रिमाइंडर होता है वो 0 मिलता है। तो ये फैक्टर्स की थोड़ी प्रॉपर्टीज थी दो। अब क्वेश्चन वही आता है फिर से कि सर निकालने कैसे है? जैसे कि यहां पर ये दोनों फैक्टर्स है तो भाई आए कहां से, किस तरीके से फैक्टराइजेशन होगा, तो उसी को हम आज पढ़ने वाले हैं। एक्चुअली में फैक्टराइजेशन की दो मेथड है तुम्हारे इस चैप्टर के अंदर। जो पहली मेथड है वो फैक्टर थ्योरम है, उसको अभी आज हम स्किप कर रहे हैं। जो दूसरी मेथड है वो है मिडल टर्म स्प्लिटिंग। तो आज जो मेथड हम पढ़ने वाले हैं वो मिडल टर्म स्प्लिटिंग है, और उसके बाद की जो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं वो मेथड रहने वाली है फैक्टर थ्योरम। मिडल टर्म स्प्लिटिंग में क्या होता है, तो बेसिकली तुम्हें मिडल टर्म को स्प्लिट करना होता है। अगर तुम मिडल टर्म को स्प्लिट करते हो तो फिर तुम्हें फैक्टर्स मिल जाते हैं गिवन पॉलिनोमियल के। किस तरीके से वो समझने के लिए तुम यहां पर एक एग्जांपल लो। पहले मैं तुम्हें एक इन जनरल प्रोसेस लिखकर बताता हूं और फिर मैं एक सिचुएशन कर दे दूंगा, सो तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा। मान लो तुम्हारे पास एक पोलिनोमियल है और वो क्वाड्रेटिक है, जो है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप की। ओके, और अब तुम्हारे पास उसके दो फैक्टर्स हैं। तुम्हारे पास, तुमने फैक्टर्स निकाले नहीं है लेकिन तुम गेस कर रहे हो कि मान लो लेट पी एक्स प्लस क्यू, ये पहला ब्रैकेट। ओके, देखो अंदर एक्स तो होगा ही, अगर दो ब्रैकेट है तो ईच ब्रैकेट के अंदर एक एक एक्स होगा, क्योंकि दो ब्रैकेट है उनका तो मल्टीप्लिकेशन करोगे तो एक्स इंटू एक्स मिलकर एक्स स्क्वायर बनाएगा। सो ये तो अब तुम्हें पता चल जाना चाहिए कि अगर हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की बात कर रहे हैं तो देयर मस्ट बी टू फैक्टर्स। एक भी हो सकता है लेकिन वहां पर क्या होता है, ऐसे चलता है x प्लस 2 का स्क्वायर चलेगा, या फिर कोई भी नंबर x प्लस बी का स्क्वायर, ऐसे कोई एक भी फैक्टर हो सकता है, लेकिन एक्चुअली में ये दो ही है। देखो इसको तुम लिख सकते हो इस तरीके से। तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रहती है उसके दो फैक्टर्स होते हैं, दो अलग अलग ब्रैकेट। यहां पर तुम्हें पता नहीं है लेकिन हम गेस कर रहे हैं कि मान लो ये पहला ब्रैकेट है और जो दूसरा है वो कुछ इस तरीके से है, एंड द सेकेंड वन इज क्यू एक्स, सॉरी क्यू तो यूज हो गया, अब मैं यूज करूंगा आर एक्स प्लस एस।
हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल थी इन जनरल, जो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के टाइप की होगी। मान लो हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि ये दोनों इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स हैं। तो जैसे हमने अभी यहां पर एक प्रॉपर्टी डिस्कस की कि तुम किसी भी पॉलिनोमियल को उसके जो फैक्टर्स रहते हैं उनके मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख सकते हो। सो हम इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। सो आप लिख पाओगे यहां पर इस तरीके से कुछ कि भाई गिवन पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। एंड अब देखो मैं क्या करता हूं, अब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं। देखो मुझे एक रिलेशन चाहिए, हम इन जनरल एक चर्चा कर रहे हैं यहां पर, और इसका जो कंक्लूजन निकलेगा यहां पर जो एनालाइज कर हमें मिलेगा उसको हम यूज करेंगे प्रैक्टिकल एग्जांपल के लिए। तो पहले यहां पर देखो मैं क्या कर रहा हूं, पहले मैंने इस मेन पॉलिनोमियल को उसके फैक्टर के मल्टीप्लिकेशन में लिखा, अब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो px इंटू आर एक्स ये हो जाएगा आर पी एक्स स्क्वायर। उसके बाद px इंटू एस वो हो जाएगा xpx। अब देखो यहां पर q इंटू आर एक्स वो हो जाएगा क्यू आर एक्स, प्लस लास्ट टर्म जो आपको मिलेगा वो होगा q इंटू एस। काफी अच्छी बात। अब मैं क्या करता हूं, देखो एक्स स्क्वायर वाला टर्म तो मेरे पास एक ही है, तो ये हो जाएगा आर इंटू पी एक्स स्क्वायर। गॉट इट। यहां पर इन दोनों में से अगर मैं x को कॉमन निकालता हूं तो ये मुझे मिल जाएगा ps प्लस क्यू आर, ps प्लस क्यू आर। उसके बाद लास्ट में मुझे मिलता है प्लस क्यू एस। अब अगर तुम यहां पर ध्यान से देखोगे तो ये हमें क्या मिला है, तो भाई ये हमें कहीं ना कहीं कुछ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के टाइप का मिला है। एक्स स्क्वायर वाला टर्म, उसके बाद एक्स वाला टर्म, और उसके बाद एक कांस्टेंट टर्म आया कहां से, तो भाई यहां से। तो भाई ये जो चीज है वही तो ये थी, और इसको ही सिंप्लीफाई करके हमने ये निकाला है। तो ये जो दोनों चीजें हैं वो सेम होनी चाहिए। तो भाई एक्स स्क्वायर तो दिख रहा है, एक्स भी तो दिख रहा है, और साथ साथ में मुझे कांस्टेंट टर्म भी दिख रहा है। तो इन दोनों को कंपेयर करके तुम ये निकाल सकते हो, ये कह सकते हो कि देखो इन दोनों को कंपेयर कर रहा हो क्या, इन दोनों को कंपेयर करके क्या निकलता है कि जो a होगा यहां पर एक्स स्क्वायर के साथ a है, यहां पर एक्स स्क्वायर के साथ r इंटू पी। अब चेक करो यहां पर क्या है, देखो यहां पर ps प्लस क्यू आर, जो b है वो इक्वल टू होना चाहिए ps इंटू क्यू आर, और जो लास्ट टर्म तुम्हारा रहता है वो कांस्टेंट टर्म इक्वल टू होना चाहिए q इंटू एस। तो कहीं ना कहीं जो चीज तुम्हें यहां पर दिख रही है वो ये दिख रही है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहता है आपका, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रहती है, उसमें से अगर तुम कुछ थोड़ा सा इधर उधर करके जो कोएफिशिएंट उसके है, जो उसके कोएफिशिएंट है, उसको तुम यूज करके अगर कोई चीज निकालते हो तो फिर तुम्हें कुछ नंबर्स मिल सकते हैं, और उनको अरेंज करके फिर हम इस तरीके से दो फैक्टर्स निकाल सकते हो। देखो यहां पे तुम्हें बताता हूं कि अगर मैं a इंटू सी लेता हूं, अगर मैं a इंटू सी लेता हूं तो मुझे क्या मिलता है, देखो a इंटू सी इज इक्वल टू, चेक करो, r इंटू पी इंटू क्यू इंटू एस। साथ साथ में अगर मैं लेता हूं b तो वो भी देखो वही था ना, ये जो b था हमारा, वो जो b था वो भी कुछ ऐसे ही था।
देखो R इंटू P इंटू Q इंटू S। तो यहां पर तुम्हें दो चीजें दिख रही होगी कि तुम्हें कुछ नंबर ऐसे चाहिए जहां पर जो कोएफिशिएंट रहते हैं, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोएफिशिएंट जो होते हैं, उनकी प्रोडक्ट कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहां पे देख रहे हो a इंटू सी, वो किसके इक्वल टू हो रहा है? b के इक्वल टू। तो तुम्हें कुछ ऐसे नंबर्स निकालने हैं, कुछ ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं जो इस कंडीशन को फॉलो करे। कौन सी कंडीशन देख रहे हो? a इंटू सी का जो आंसर है वो इक्वल टू होना चाहिए b के। तो तुम्हें कुछ भी करके a इंटू सी करना है और उसका जो आंसर निकालना है उसको फिर तुम्हें एडजस्ट करके बनाना है b की तरह। अगर मैं इन वर्ड्स इस चीज को लिखना चाहता हूं तो कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं कि a इंटू बी का जो प्रोडक्ट बनता है, मान लो उसका प्रोडक्ट आया है कोई चीज, वो इक्वल टू होना चाहिए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, मतलब के बी के। गॉट इट? तो कहीं ना कहीं तुम यहां पर देख सकते हो कि कुछ रिलेशन दिख रहा है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड जो कांस्टेंट टर्म है उनके मल्टीप्लिकेशन का इस बीच वाले मिडिल टर्म के साथ में। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की मेथड इसी तरीके से काम करती है। आपको क्या करना होता है? आपको करना होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से मल्टीप्लिकेशन करना है, एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होगा उसका कांस्टेंट के साथ, और उसका जो आंसर निकल के आता है वो तुम्हें अरेंज करना है मिडिल टर्म, मिडिल जो तुम्हारा मिडिल टर्म होता है उसके इक्वल टू। अभी देखो ये थियरी अगर समझ में नहीं आई है तो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेकर पता चल जाएगा किस तरीके से। ये थोड़ा सा दिमाग में रखना, काम की चीज थी वो ये थी जो तुमने यहां से देखा कि जब हमने फैक्टराइजेशन की बात की तो हमें एक रिलेशन मिला कि ये जो a इंटू सी होता है वो इक्वल टू होता है b के। तो अगर तुम a इंटू सी में से कुछ निकालो वो b के इक्वल टू हो रहा हो तो वो जो चीज तुम्हें मिलेगी वो फैक्टर्स बनाने में काम करेगी। ओके, तो मैं ये चीज यहां पर लिख रहा हूं, मुझे ये तुम्हें दिखाना था इसलिए ये पूरी चीज मुझे करनी पड़ी। तो जो मेन चीज है वो अभी मैं ऊपर लिख दूंगा और एक मैं तुम्हें प्रैक्टिकल एग्जांपल लेकर वो चीज एक्सप्लेन भी कर रहा हूं। देखो जो चीज बन रही थी वो क्या थी? फैक्टर्स के लिए जो चीज बन रही थी वो ये थी कि जब तुम a इंटू, या फिर इन जनरल पहले लिख देता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके लिए जब तुम a इंटू सी लो तो वो b के इक्वल टू होना चाहिए। तो फैक्टर्स निकल सकते हैं कुछ, तो इसको दिमाग में रखना। अब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेकर चेक करते हैं, जैसे कि ये वाला, पहले एकदम नॉर्मल वाला, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। तुम्हें इसका फैक्टराइजेशन करना है, मतलब इस पॉलिनोमियल को तुम्हें फैक्टर्स के फॉर्म में दिखाना है। ओके, मैं इसको आगे p ऑफ x करके लिख देता हूं। चलो अभी इसको हमें फैक्टराइज करना है, करो। चीज तुम्हें क्या ध्यान में रखनी थी? तुम्हें a एंड c का मल्टीप्लिकेशन लेना है, उनकी प्रोडक्ट लेनी है और वो b के इक्वल टू आना चाहिए। अगर वो चीज तुम्हें मिल जाती है तो फिर तुम उसको यूज करके मिडिल टर्म को स्प्लिट कर सकते हो। अब यहां पर देखो कनेक्ट कर पाओगे। अब यहां पर पहले मुझे ये बताओ कि a क्या है? तो भाई a इज इक्वल टू, a मतलब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, कुछ भी नहीं मतलब 1 तो होगा ना। c इज इक्वल टू, देखो c की बात चल रही है, साइन के साथ कंसिडर करना है, साइन को भूल मत जाना। तो c इज इक्वल टू -5।
तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अभी यहां पे बी लिख देता हूं कि b इज इक्वल टू +4। तुम्हें क्या चीज निकालनी है, तुम्हें पहले तो प्रोडक्ट लेना है a इंटू सी का। प्रोडक्ट मतलब 1 इंटू -5, तो ये हो गया पहली चीज a इंटू सी। तो हमें क्या मिला, 1 इंटू -5, वो प्रोडक्ट क्या बनती है, वो बनेगी -5। और ये तुम्हें किसके इक्वल टू बनाना है, ये तुम्हें बनाना है +4 के इक्वल टू। तो तुम -5 को किस तरीके से सेट कर सकते हो, -5 के ऐसे दो फैक्टर्स कौन से निकाल सकते हो कि जिनका एडिशन करने पे तुम्हें b मतलब कि +4 मिल जाए। तो अगर तुम -5 के लिए यूज करते हो इस तरीके से, यही चीज अगर तुम यूज करते हो +1, सॉरी तुम यूज कर सकते हो +4, सॉरी तुम यूज कर सकते हो +5 एंड -1। चेक करो, तो जब तुम +5 इंटू -1, तो जो प्रोडक्ट मिलती है वो इक्वल टू ऐसी -5। एंड जब तुम +5 -1 करोगे तो आंसर क्या निकलेगा, +5 -1, आंसर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा आपका +4। तो वो किसके इक्वल टू हो गया, तो भाई वो इक्वल टू हो गया b। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हो +5 एंड -1 को इस मिडल टर्म को स्प्लिट करने के लिए। और यहां पर तुम देख पा रहे हो कंडीशन फॉलो हो रही है, कौन सी, कि जब तुमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो उनका जो प्रोडक्ट है वो इक्वल टू हो रहा है एसी के, एंड साथ साथ उनका जो एडिशन है वो इक्वल टू हो रहा है बी के। गॉट इट। हमने ए इंटू सी के दो फैक्टर्स निकाले और वो इस तरीके से होने चाहिए कि जब तुम उनका एडिशन करो तो बी भी आना चाहिए। तो यहां पर हम इस चीज को यूज करके फैक्टर्स निकाल सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं इस चीज को, पी ऑफ एक्स को ऐसे, x² + 4x - 5, इसको स्प्लिट कर देना है। b की जगह पर तुम्हें क्या लिखना है, +5 एंड -1। तो x² एज इट इज, जहां पर b दिखे वहां पर 5x। देखो x तो साथ में आएगा ना, अभी जो बात चल रही थी वो सिर्फ और सिर्फ नंबर्स की थी, लेकिन यहां पर तो साथ में x भी है ना, तो आपको x भी साथ में लेना पड़ेगा। 5x - 1x, उसको तुम सिर्फ x लिख सकते हो, और ये हो गया -5। देखो इस तरीके से मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। कंडीशन कौन सी याद रखनी है, x² का जो फैक्टर है उसका मल्टीप्लिकेशन करना है कांस्टेंट टर्म के साथ, जो आंसर निकले उसके फिर तुम्हें दो पार्ट ऐसे सोचने हैं जिनका एडिशन b के इक्वल टू होना चाहिए। तो जब हमने मल्टीप्लाई किया तो निकला -1। अब तुम्हें -1 के दो पार्ट सोचने हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन ऑब्वियसली -5 हो, लेकिन जब उनको ऐड किया जाए, जब उनका एडिशन लिया जाए तो वो आना चाहिए +4। तो वो हमें मिल गए +5 एंड -1। जब तुम +5 इंटू -1 करते हो तो -5 बनेगा, और जब तुम +5 -1 करते हो तो वो बनता है +4। तो फिर मैंने इस चीज को यहां पर यूज किया, तो ये जो +4 था उसको हमने स्प्लिट किया, तो ये था हमारा मिडल टर्म स्प्लिटिंग। और अब हमें फैक्टर्स भी मिल जाएंगे। देखो ये x एज इट इज, इन दोनों में से x कॉमन निकलेगा, अंदर बचेगा x + 5। यहां पर मैं -1 कॉमन निकालता हूं, कुछ नहीं था मतलब मैंने -1 कॉमन निकाल लिया, माइनस साइन कॉमन निकाल लिया, तो अंदर दोनों की साइन बदल जाएगी, वो हो जाएगा x + 5। तो ये देखो दोनों में से ब्रैकेट भी x + 5 कॉमन दिख रहा है, तो वो कॉमन निकल गया। तो अंदर अब क्या बचेगा, अंदर सिर्फ बचेगा यहां पर x और यहां पर बचेगा -1। तो ये हमने फैक्टराइज कर लिया है हमारे गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इस तरीके से।
तो ये जो तुम्हें मिले हैं x प्लस 5 एंड x माइनस 1, वो क्या है? तो भाई वो फैक्टर्स हैं इसके। अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है तो होमवर्क के अंदर तुम्हें क्या करना है? इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, इन दोनों को तुम्हें करना है होमवर्क के अंदर मल्टीप्लाई, और तुम देखोगे इनका जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये आंसर मिल जाएगा। जैसे हम 6 इंटू 2 करते तो कैसे 12 आ जाता है, उसी तरीके से ये 6 इंटू 2 हमें पता था, लेकिन पॉलिनोमियल्स के लिए आपको उन्हें निकालना पड़ता है। किस तरीके से? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग को यूज करके। आई होप तुम्हें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग समझ में आ गई होगी। चलो और एक एग्जांपल मैं लेता हूं और आज का लेक्चर खत्म करते हैं। ये हमने काफी डिटेल के अंदर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सीखा है। अब मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट वाइज कुछ टिप्स देकर नेक्स्ट एग्जांपल करके दिखाता हूं कि भाई तुम्हें किस तरीके से काम करना है। ये तो पूरा डिटेल के अंदर सब चीजें थी। देखो अभी सब कुछ समझ में आ जाएगा अच्छी तरीके से, एकदम शॉर्ट में। ओके, कि करना क्या है बेसिकली। इतना सब कुछ बता तो दिया, बट एक्चुअल में करना है कि स्प्लिट करो या फिर फैक्टराइज करो पॉलिनोमियल को बाय यूजिंग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, तुम्हारे लिए टेक्स्ट बुक के अंदर नहीं मिलेगा, सो यहां से लिख लेना। तो भाई क्वेश्चन मान लो कुछ इस तरीके से है कि भाई गेट द फैक्टर्स ऑफ 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5 बाय यूजिंग मिडल टर्म स्प्लिटिंग। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन मान लो दिया गया है, कुछ भी कह के क्वेश्चन दे सकते हैं। मेन चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि भाई आपको इसको फैक्टराइज करना है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड यूज करके। कैसे काम चलता है? अभी जितने भी कॉन्सेप्ट हमने पढ़े, जितनी भी डिटेल्स पढ़ी, सीधा उसका यहां पर यूज आएगा। तो भाई हियर गिवन आंसर इस तरीके से लिखना है, सॉल्यूशन P of x is equal to 6x square plus 17x plus 5. Therefore, P of x is equal to, देखो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड यूज करनी है। दिमाग में क्या रखना है? तो भाई तुम्हें पहले तो करना है मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट लेनी है। किसकी? A एंड C की। A मतलब ये, C मतलब ये, और साइन के साथ में साइड में। ओके, देखो यहां पर कर रहा हूं, तो मुझे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन लेना है। मतलब 6 प्लस 6 इंटू प्लस 5। तो जब तुम प्लस 6 इंटू प्लस 5 करते हो तो उसका आंसर निकल के आता है प्लस 30। अब तुम्हें क्या करना है? अब तुम्हें इस प्रोडक्ट के दो फैक्टर्स सोचने हैं कि भाई तुम 30 के ऐसे कौन से दो फैक्टर्स कर सकते हो, कैसे दो पार्ट ले सकते हो कि जिनका मल्टीप्लिकेशन तो 30 ही होना चाहिए, लेकिन जब तुम उन दोनों का एडिशन करो तो वो बनना चाहिए b के इक्वल टू, मतलब 17 होना चाहिए। तुम्हें 30 के ऐसे दो पार्ट सोचने हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन ऑब्वियसली 30 हो, लेकिन उनका एडिशन होना चाहिए 17 प्लस। उस पे दिमाग पे जोर लगाना पड़ेगा। अगर तुम थोड़ा सा दिमाग में जोर लगाओगे तो आपको आंसर मिलेगा कि तुम यूज कर सकते हो 15 इंटू 2। प्लस 15 प्लस 2। जब तुम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन लेते हो प्लस 15 इंटू प्लस 2, तो आंसर क्या मिलेगा? प्लस 30। और जब तुम इन दोनों का एडिशन लेते हो तो वो क्या होगा? प्लस 15 प्लस 2 मतलब प्लस 17। तो ये हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। जो प्रोडक्ट है वो इक्वल टू है AC के, मतलब 30 के, और जो उनका एडिशन है वो इक्वल टू है B के, मतलब हमारा मिडिल टर्म 17। तो इस तरीके से तुम अब इस 17 को स्प्लिट कर सकते हो इन दोनों पार्ट को यूज करके। किस तरीके से लिखना है? बाकी चीजें एज इट इज, आपको बस 17 को रिप्लेस करना है इन दोनों के एडिशन से। कैसे? देख लो,
6x² एज इट इज प्लस 17 की जगह पर आपको इन दोनों का एडिशन लिखना है, और यहां पर x भूल मत जाना, ओके। हम सिर्फ b की बात कर रहे थे, उसके साथ में जो x था वो तो एज इट इज साथ में ही आएगा। तो ये हो जाएगा प्लस 15x प्लस 2x प्लस 5। देख रहे हो क्वेश्चन में कुछ फर्क नहीं हुआ है। तो 17 वो वही की है, उसको स्प्लिट किया है। और जो यहां पर गेम चेंजर है, जहां पर अटक सकते हो, या फिर अगर वो पता है तो पूरा क्वेश्चन इजी बन जाएगा, वो यही चीज है कि भाई ये 15 and 2 कैसे निकाल दें, उस पर दिमाग लगाना होगा। ऐसे दो पार्ट चाहिए जिनका मल्टीप्लिकेशन 30 हो और एडिशन 17 हो। गॉट इट? अब तो काफी इजी बन जाएगा। देखो सिंपल, इन दोनों में से तुम कॉमन निकाल सकते हो 3 एंड x। 3x यहां से निकलेगा, 3x यहां से निकलेगा। अब देखो बचा क्या, ये 6x² था, उसमें से हमने 3x निकाल लिया, तो अंदर बचेगा क्या, 3 into 2 का 2 बचेगा, और x into x मतलब x², एक x बाहर निकल गया तो एक x अंदर बचेगा, प्लस अब सोचो यहां पर क्या बचेगा, 3x तो कॉमन निकल गया, मतलब ये x था वो बाहर, 15 में से 3 गया, तो 15 को आप क्या लिख सकते हो, 3 into 5। अगर 3 निकल गया तो बचा क्या, 5, प्लस देखो यहां पर तो कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा, लेकिन आप +1 तो निकाल सकते हो ना। मल्टीप्लिकेशन में 1 तो ऑलवेज वहीं पर रहता है, तो आप सिर्फ 1 निकाल लो, मतलब कुछ निकाला नहीं है, लेकिन एज अ 1 आपने बस बाहर रख दिया, क्योंकि 1 तो हर जगह पर होता है। तो यहां पर तो यही चीज बचेगी, 2x + 5। अब देखो यहां पर भी 2x + 5 पूरा ब्रैकेट, यहां पर भी 2x + 5 पूरा ब्रैकेट, तो ये पूरा ब्रैकेट कॉमन निकल सकता है। यहां पर से ब्रैकेट निकल गया, बचा क्या, 3x। यहां पर से पूरा ब्रैकेट निकल गया, बचा क्या, तो ये हमने इस गिवन पॉलिनोमियल को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से फैक्टराइज कर लिया। देखो 3 ही स्टेप में काम खत्म होता है, लेकिन सोचने की बात जो है वो है किस तरीके से स्प्लिट करना है। 2 कंडीशन को ध्यान में रखना है, a एंड c को मल्टीप्लाई करो और ac का जो आंसर मिलता है वो तुम्हें चाहिए, उसके 2 पार्ट चाहिए तुम्हें, कि जिनका एडिशन b होना चाहिए। जैसे यहां पर 6 × 5 30 हो रहा था, फिर मैंने 30 के ऐसे 2 पार्ट सोचे जिनका एडिशन आना चाहिए b के इक्वल टू, क्योंकि मेन कंडीशन तो सेटिस्फाई होनी ही चाहिए। a × c जब प्रोडक्ट हो वो b के इक्वल टू ही होना चाहिए। Got it? आई होप तुम्हें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग समझ में आ गया होगा। देखो आज का लेक्चर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, थोड़ा सा टफ भी था, लेकिन ध्यान से अगर देखा होता, अच्छी एक एक बात पर अगर ध्यान दिया है अच्छी तरीके से, तो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम फैक्टर थ्योरम यूज करने वाले हैं, उसको पढ़ लेंगे। ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग इसी तरीके से काम करता है, एंड उसके बाद के लेक्चर में हम दोनों मेथड के अलग अलग कई सारे एग्जांपल्स भी स्टडी करने वाले हैं। होमवर्क के अंदर तुम्हें बोर्ड पर जैसे हमने सब कुछ लिखा था अपनी बुक में अच्छे से उतारना है और उसको स्टडी करना है। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, एंजॉय योर लाइफ एंड थैंक यू।